वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे सर्फेक्टेंट के बारे में। रेस्पिरेशन चैप्टर में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। वाइवा वॉइस क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इवन इसमें बहुत सारी बार शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। तो अगर इस चैप्टर को आप समझते हैं तो एक तो आप सरफेस टेंशन समझ पाएंगे और दूसरा समझ पाएंगे कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस किस तरह से करता है ये सर्फेक्टेंट। सो बेसिकली सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्फेक्टेंट क्या है? इट इज़ अ सरफेस एक्टिव एजेंट इन वाटर विच मीन्स दैट इट ग्रेटली रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। एल्वुलाई के अंदर वाटर की वजह से जो सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है, तो उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीक्रेटेड बाई, कहाँ से सीक्रेट होता है? टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, जिसे हम ग्रैनुलर न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं। सो बेसिकली ये जो सेल्स होती हैं ये सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं और ये एल्वियोलाई का तकरीबन 10% सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये ग्रैनुलर होती हैं और इसमें कई सारे लिपिड इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब हम सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ें तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड आयंस। तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ आयंस भी होते हैं। मेन फॉस्फोलिपिड है इसका डाइपैल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ओके। और एपोप्रोटीन्स प्रोटीन नेचर का होता है। आयंस में मेनली कैल्शियम इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये सभी मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन। जब हम इसकी मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कैसे करता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा होता है कि जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं जो सर्फेक्टेंट में, उसमें दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक, दैट इज़ वाटर लविंग। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, दैट इज़ नॉट वाटर लविंग। तो जो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है ये आराम से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है एंड लाइनिंग द एल्वुलाई। सपोज दिस वन इज़ एल्वुलाई, तो वाटर के साथ ये डिज़ोल्व होके वाटर के साथ, चूँकि ये हाइड्रोफिलिक है इसलिए इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और लाइनिंग द एल्वुलाई, एल्वुलाई को चारों तरफ से लाइन करता है। इसकी वजह से सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक पोर्शन। तो हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन वाटर लविंग नहीं होता और इसी वजह से ये जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एयर की तरफ ओरिएंटेड होता है। तो ये दोनों ही हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाते हैं फ्लूइड लाइनिंग इन एल्वुलर सरफेस। इसके साथ इसमें एपोप्रोटीन्स और कैल्शियम आयंस भी सरफेस ऑफ वाटर इन एल्वुलाई में प्रेजेंट हो जाते हैं एंड सच हाइड्रोफोबिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोज्ड टू एयर। और वो पोर्शन जो हाइड्रोफोबिक था और जो एक्सपोज टुवर्ड्स एयर था हैज़ 1/12 to 1/2 ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ प्योर वाटर सरफेस। और ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन था ये रिडक्शन करता है मेनली जो प्योर वाटर की वजह से जो सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हुई है। तो दोनों पोर्शन की क्या इंपॉर्टेंस है और दोनों सर्फेक्टेंट में फॉस्फोलिपिड्स का ये जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में किस तरह से होता है, आई होप आप समझ पाए होंगे। नाउ सिग्निफिकेंस। अब ऐसा कैसे होता है? देखिए यूजुअली क्या होता है, इफ़ सरफेस टेंशन इज़ नॉट केप्ट लो, अगर इसे सरफेस टेंशन को लो नहीं रखा जाए, कम नहीं हो अगर, या किसी भी वजह से बढ़ी हुई हो, सो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एल्वुलाई बिकम स्मॉलर। तो इंस्पायरेशन के टाइम में लंग एक्सपैंड होता है लेकिन एक्सपायरेशन के टाइम में लंग्स एक्सपेंशन कम होता है क्योंकि एयर का जो फ्लो होता है वो आउटवर्ड होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर एल्वुलाई जो है वो स्मॉलर हो जाती है, रेडियस इसकी कम हो जाती है एंड दैट टर्न्स टू कोलैप्स। अगर सरफेस टेंशन कम नहीं हो उस कंडीशन में, अगर सरफेस टेंशन जो है बढ़ी हुई है, इंक्रीज़ है, increase in surface tension, then in that condition the lung alveoli will collapse. This is in accordance with law of Laplace. Laplace के लॉ के ऊपर अलग से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट या वाइवा वॉइस पूछा जाता है। तो अगर हम ये सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं
कि सरफेस टेंशन अगर लो नहीं रखी जाए या लो नहीं हो लंग्स में, तो लंग्स की टेंडेंसी होती है वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ लैप्लॉस है क्या? हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये अलग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ लैप्लॉस, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसे कि एल्वियोलस में जो डिस्टेंडिंग प्रेशर होता है, जिस प्रेशर की वजह से एक्सपेंशन हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स द टेंशन अपॉन रेडियस, जिसे हम बोलते हैं P इज़ इक्वल टू 2T अपॉन R। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एल्वियोलाई के बारे में बात हो रही है और ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इफ़ T इज़ नॉट रिड्यूस्ड एज R रिड्यूस्ड, अगर किसी भी कंडीशन में रेडियस कम हो रही है, जैसा कि एक्सपायरेशन में होता है, ठीक है, अगर रेडियस जो है वो कम हो रही है, लेकिन किसी भी कारण से अगर टेंशन जो है वो कम नहीं हो, फाइनली क्या होगा, बढ़ जाएगी। देन टेंशन ओवरकम्स द डिस्टेंडिंग प्रेशर। तो ये जो टेंशन है, ये डिस्टेंडिंग प्रेशर यानी वो प्रेशर जो लंग्स को डिस्टेंडेड रखता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, उसके अबव चली जाएगी। ये टेंशन जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी अगर रेडियस के रिड्यूस होने के साथ साथ टेंशन में रिडक्शन नहीं आए। दूसरा, सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई इज़ इन्वर्सली इफेक्टेड बाय द रेडियस ऑफ द एल्वियोलस। फाइनली इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट मीन्स स्मॉलर द एल्वियोलस ग्रेटर द एल्वियोलर प्रेशर कॉज्ड बाय सरफेस टेंशन। जितनी ज़्यादा रेडियस कम होगी एल्वियोलस की, स्मॉलर द एल्वियोलस ग्रेटर द एल्वियोलर प्रेशर। तो अगर स्मॉलर है रेडियस तो उसका जो प्रेशर है एल्वियोलर प्रेशर वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। एंड ये जो एल्वियोलर प्रेशर है ये हो जाएगा ज़्यादा क्योंकि सरफेस टेंशन जो हो गई है वो हो गई है ज़्यादा, उस कंडीशन में जब सरफेस टेंशन को कोई रिड्यूस करने वाला फैक्टर नहीं हो। सो दिस इज़ लॉ ऑफ लैप्लॉस। तो लैप्लॉस के लॉ पे अगर क्वेश्चन आता है लंग्स या स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रिलेशन में तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड फिल्म। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स की जो फिल्म बनी थी जिसमें हमने हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन के बारे में बताया था, बेसिकली ये कैसे फॉर्म होती है? फैसिलिटेड बाय प्रोटीन्स इन सर्फेक्टेंट। तो इसका जो प्रोडक्शन है या फॉर्मेशन है वो प्रोटीन के थ्रू फैसिलिटेट होता है यानी बढ़ता है। और इसमें 4 तरीके के यूनिक प्रोटीन्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलकर मेडिसिन में भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक होता है सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए, सर्फेक्टेंट प्रोटीन बी, सर्फेक्टेंट प्रोटीन सी एंड सर्फेक्टेंट प्रोटीन डी। इनके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये बेसिकली MCQs में पूछे जाते हैं कि जो सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए है ये एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है, हैज़ कोलेजन लाइक डोमेन इन इट्स स्ट्रक्चर, that is another important MCQ। and the main function of surfactant protein A क्या है? regulation of feedback uptake of surfactant by type 2 alveolar epithelial cells that secrete surfactant। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स पे होता है और ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं सर्फेक्टेंट के फॉर्मेशंस को कि कितनी मात्रा में सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पहुँचना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। SP यानी सर्फेक्टेंट प्रोटीन बी और सी के बारे में बात करें तो ये स्मॉलर प्रोटीन्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्रोटीन मेंबर्स हैं। ये बेसिकली मोनो मॉलिक्यूलर फिल्म ऑफ सर्फेक्टेंट की तरह से रोल प्ले करते हैं और स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक पोर्शन बनाते हैं। और हमने आपको बताया था यही हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है जो रेडियस जो होती है उसकी 1/12 से 1/2 सरफेस टेंशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को रिडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोफोबिक का। नेक्स्ट आता है SPD। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो A है वो बेसिकली सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन के रेगुलेशन को रिलेट करता है टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल से। सर्फेक्टेंट प्रोटीन B और C जो है वो की रोल प्ले करते हैं मोनो मॉलिक्यूलर फिल्म ऑफ सर्फेक्टेंट को बनाने में और स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स को बनाने में, जिसकी मैकेनिज्म हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लाइक जो सरफेस जो एक्सपोज्ड हुई है सरफेस टेंशन जो है उसको रिडक्शन करने में। नेक्स्ट आता है SPD यानी सर्फेक्टेंट प्रोटीन D। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका मेन फंक्शन क्या है?
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SPB एंड SPC इनटू सर्फेक्टेंट लेयर। इसका यूजुअली तो फंक्शन अभी अनसर्टेन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्फेक्टेंट प्रोटीन B और सर्फेक्टेंट प्रोटीन C के ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बनाता है हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। सो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड फिल्म ऑफ सर्फेक्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है SPA और SPD से रिलेटेड, यानी सर्फेक्टेंट प्रोटीन A, सर्फेक्टेंट प्रोटीन D, दीज आर द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिन फैमिली प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। एंड इन्वॉल्व इन इन्नेट इम्यूनिटी इन कंडक्टिंग एयरवे एज वेल एज इन द एल्वेलाई। और फंक्शन इसका जो होता है वो इन्नेट इम्यूनिटी में होता है, कंडक्टिंग एयरवेज में। सो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इन रिगार्डिंग टू इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड इन कंडक्टिंग एयरवेज। किसी भी वजह से अगर डेफिशिएंसी हो जाए सर्फेक्टेंट की इन्फेंट्स में, दैन इट कॉज इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे IRDS भी कहते हैं या हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ भी कहते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ एल्वुलाई टू कोलैप्स, क्योंकि ये लेयर बनाता है चारों तरफ वाटर के ऊपर और वाटर में डिज़ोल्व होके, एंड फाइनली कोलैप्स होने से रोकता है एक्सपायरेशन में। रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीदिंग, चूँकि सरफेस टेंशन का ये रिडक्शन कर देता है तो जो एल्वुलर रेडियस है वो मेंटेन्ड रहती है, जो मीन एल्वुलर रेडियस है वो बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लंग्स का जो साइज़ है अगर वो कम होगा तो उसको वापस से पूरा इंस्पायरेशन में एक्सपेंड करने में वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी जो लंग है वो अपनी प्रोवाइडेड एक्सपेंडेड फॉर्म में रहे, ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो, ठीक है, जो उसकी नॉर्मल उसकी जो स्टेज है उसमें अगर रहता है, कोई कोलैप्स होने के कोई चांसेस नहीं होते और लंग्स जो है वो अपनी फॉर्म में रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जबकि स्मॉलर में इंक्रीज हो जाता है। दिस रिड्यूसेस ट्रांसम्यूरल प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपैंडिंग द लंग्स एल्वुलाई। तो यूजुअली क्या होता है, मीन एल्वुलर रेडियस इंक्रीज हो जाती है, तो फाइनली क्या होगा, दिस रिड्यूसेस ट्रांसम्यूरल प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द वॉल, एंड फाइनली टू वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज रिड्यूस। तो एल्वुलाई के चारों तरफ अंदर सर्फेक्टेंट की जो फिल्म होती है, अगर ये प्रेजेंट होती है तो सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होते हैं, अपने बस एक्सपायरेटरी पोजीशन में आते हैं और वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, जब सर्फेक्टेंट नहीं होता उस कंडीशन में वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट पल्मोनरी एडिमा। ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि सर्फेक्टेंट जो है लोअर करता है सरफेस टेंशन को और फाइनली पल्मोनरी एडिमा से लंग्स की रक्षा करता है। ये पल्मोनरी एडिमा को लेकर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे कि पल्मोनरी एडिमा होता कैसे है और पल्मोनरी कैपिलरी में क्या ऐसा प्रेशर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एल्वुलर स्टेबलाइजेशन। ये एल्वुलाई को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, मेंटेन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म साइज ऑफ एल्वुलाई। यहाँ जैसे हमने आपको यहाँ बताया था कि जो लंग का जो यूनिफॉर्म साइज़ है वो अगर मेंटेन रहता है तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से सर्फेक्टेंट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, बिकॉज यूनिफॉर्म साइज ऑफ एल्वुलाई जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं कि दैट इज़ अ फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्फेक्टेंट। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं? तो विच डिक्रीज सर्फेक्टेंट आर लॉन्ग टर्म इन्हेलेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन। अगर 100% ऑक्सीजन को इन्हेलेशन पे डाला जाए किसी पर्सन को तो सर्फेक्टेंट का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑक्लूजन ऑफ मेन ब्रोंकस, कटिंग ऑफ बोथ वेगाई एंड सिगरेट स्मोकिंग। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं, वाइवा वॉइस क्वेश्चन बनते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स विच इंक्रीज पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है इसमें थायराइड हार्मोन्स, क्योंकि
जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, किस तरह से इसके रिलेशन में काम करते हैं, इंक्रीज साइज एंड नंबर ऑफ इंक्लूजन बॉडीज इन टाइप 2 एल्व्यूलर लाइन एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स में टाइप 2 एल्व्यूलर सेल्स में इंक्लूजन बॉडीज का नंबर बढ़ा देता है, साइज बढ़ा देता है, जिससे सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये एसिलरेट यानी बढ़ाने का काम करता है क्या, मैचुरेशन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। तो आई होप कि सर्फेक्टेंट से रिलेटेड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी जो नोट्स हैं मेरी टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी।